नमस्कार। कैंडिड कॉन्वर्सेशंस में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और मैं हर बार की तरह प्रोफेसर अभय दुबे सर से बात करूंगा। और ये 2026 का मेरा पहला चूंकि एपिसोड है तो मैं आप सबको नए साल की बधाई दे दूं। लेकिन सर, नए साल में जैसे ही शुरू हुआ है तो तहलका पूरी दुनिया में मचा हुआ है। मैं बाकी ट्रंप की बातों पे आने से पहले एक जो हमें जरूरी मुद्दा है, जो कल एक बेल एप्लीकेशन थी उमर खालिद और शर्जील इमाम की, जो उस पर निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो ऐतिहासिक है। और शायद हम लोग कानून के विशेषज्ञ नहीं, लेकिन जितना मैं समझता हूं या जितना कोर्ट्स को फॉलो करता हूं, ये इस इतिहास की बहुत सारी विवेचना होगी अब भविष्य में इस फैसले की। क्योंकि ये कुछ अजीब सा फैसला उन्होंने दिया है। दो तीन बातें सर है कि जो बेल रिजेक्ट की है उन्होंने दिल्ली दंगों के लिए, एक तो उन्होंने हायरार्की तय कर दी है कि इनका अपराध कम है, इसलिए लगता है कि इनका अपराध कम होगा, इसलिए जो है इनकी हम लोग इनको बेल देते हैं। और दो लोगों की मुख्य भूमिका दिखती है, क्योंकि जांच एक रोड ब्लॉक पे जाकर रुक गई है, इट हैज हिट अ वॉल, तो हम लोग इनको अभी नहीं देते हैं। दूसरा जो ऐतिहासिक बात है, एक साल के लिए उन्होंने उनको एक तरीके से रोक दिया है कि वो जमानत के लिए एक साल तक अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या तो सारे गवाहों के बयान हो जाएं या एक साल बाद अब अप्लाई करें। ये सर सामाजिक रूप से कैसे देखा जाएगा? दूसरा सर, मेरा एक पर्सनल मैं अनुभव बताना चाहता हूं कि मेरी एक बड़े एक्टिविस्ट से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जब आप एक्टिविज्म में होते हैं, जिस टाइप का काम ये लोग करते हैं, उमर खालिद जैसे लोग, वो कहते हैं कि जेल में रहना भी एक तरीके का आंदोलन है और उससे सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि उमर खालिद 5 साल रह गए हैं जेल में, तो एक साल और रह ही लेंगे। ये सरकार के लिए आपको लगता है अच्छा है, या उनके ऊपर और दबाव रहेगा अगर वो जितने दिन जेल में रहता है? क्योंकि पूरी दुनिया से आवाजें उठ रही हैं कि आप बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी जांच के किसी एक्टिविस्ट को 5 साल से जेल में रखे हुए हैं। इस पूरी सर घटना को आप कैसे देख रहे हैं? हमें जरा विस्तार में समझाइए। देखिए ज्ञानेश जी, आपकी तरह मैं भी कोई कानूनी व्यक्ति नहीं हूं, तो इसके जो कानूनी पहलू हैं इनके ऊपर कोई भी टिप्पणी करने से मैं परहेज करूंगा। हालांकि हम लोगों को, ये हमारी कमी है, मेरी कमी है, इतना कानून आना चाहिए कि हम इन चीजों के ऊपर बातचीत कर पाए। बहरहाल, एक बात जो सामान्य ज्ञान से समझ में आती है वो ये है, अदालत ने उमर खालिद और शर्जील इमाम पे ये रोक लगा दी है कि वो एक साल तक जमानत की अर्जी भी नहीं दे पाएंगे। मोटे तौर पर देखा है, लगता है एक साल की सजा सुना दी है उनको। मतलब बिना 5 साल की सजा तो वो काट चुके हैं, वो तो छोड़ दीजिए, अब उन्होंने नए सिरे से उन्हें एक साल की सजा सी सुना दी है। कि अब जब आप, जो व्यक्ति जमानत की अर्जी भी नहीं दे सकता, इसका मतलब है वो एक साल तक जेल में रहने के लिए अभिशप्त है और उसके जमानत पाने के अधिकार पर एक साल तक किसी अदालत में सुनवाई नहीं हो सकती, अर्जी नहीं दी जा सकती, चर्चा नहीं हो सकती। ये बात अपने आप में काफी जिसे कहते हैं कि कुछ थोड़ी सी निराशा होती है इस बात को सुनकर कि ऐसा किया गया। दूसरी बात, जब हम एंटी टेररिस्ट एक्ट, आतंकवाद विरोधी कानून के अंदर यूपीएपी या जो भी उसका नाम हो, उसमें गिरफ्तार लोगों को कब कब जमानत मिली, उस रिकॉर्ड की तरफ देखते हैं तो हम पाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ही विभिन्न बेंचों ने, विभिन्न न्यायाधीशों ने, न्यायमूर्तियों ने 16 बार, एक आध बार नहीं, 16 बार आतंकवाद विरोधी कानून के अंदर गिरफ्तार लोगों को इसलिए जमानत दी है कि वे काफी दिन जेल में गुजार चुके हैं, बिना मुकदमा चलाए जेल में गुजार चुके हैं और उनकी जांच किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाई, जांच में कोई प्रगति नहीं हो रही है। तो अदालत ने कहा है कि यह अपने आप में एक पर्याप्त कारण है कि इन लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया जाए। इस परंपरा के बिल्कुल उलट सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ ने ये कहा कि ये लोग इतने दिन जेल में काट चुके हैं, यानी 5 साल जेल में काट चुके हैं, ये इस बात का कोई कारण नहीं हो सकता कि इनको जमानत दे दी जाए। अदालत ये भी मान रही है कि भाई जो जांच है वो जांच एक जगह रुकी हुई है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है जांच। अच्छा, दूसरे, जहां तक मेरी जानकारी है, जो अभियुक्तों के वकील हैं वो अदालत में मांग करते रहे हैं कि भाई अभियुक्तों ने भड़कावे के जो भाषण दिए हैं तो उनकी कोई सीडी दे दीजिए आप हमें, है? तो वो भी उनको नहीं दी जा रही है सीडी, वो भी उनको सीडी नहीं प्राप्त हो रही है। दूसरे, जैसे आपने कहा भी कि कौन बड़ा आतंकवादी है, कौन मुख्य भूमिका में है, कौन सहयोगी भूमिका में है, जो सहयोगी भूमिका में है उनको जमानत दे दी जाए, जो मुख्य भूमिका में माने जा रहे हैं, जिनमें मुख्य भूमिका में होने का आरोप है, उनको जमानत ना दी जाए। तो ये भी एक
ऐसी एक हायरार्की, एक ऐसा पदानुक्रम ऊंच नीच तय कर दिया गया, कोई ज्यादा बड़ा आतंकवादी है, कोई कम बड़ा आतंकवादी है। ये भी एक पहलू है जिसके ऊपर गौर किया चाहिए। आपने पहले से ही इसको रेखांकित कर दिया है। अब जहां तक सवाल यह है कि क्या सरकार पर दबाव पैदा हो रहा है? देखिए, ये जो सरकार है ये अलग तरह की सरकार है। इस सरकार पर इस बात से कोई दबाव नहीं पैदा होता कि कोई एक्टिविस्ट लगातार जेल में है और दुनिया में, भारत में और दुनिया में उसके समर्थन में एक तरह की भावना बन रही है, एक तरह का जज्बात उमड़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए जोहरान ममदानी ने उमर खालिद, अब जब उन्होंने कुरान पे हाथ रख के शपथ ली तो उसके बाद उन्होंने उमर खालिद का जिक्र किया और उमर खालिद के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी वगैरह वगैरह। मतलब एक घटना है। इसी तरीके से देश के अंदर भी बहुत सारे एक्टिविस्टों में और ऐसे लोगों में जो लोकतंत्र से मोहब्बत करते हैं, उनके अंदर भी इस प्रकार की भावना पैदा होगी। अच्छा, अब जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों को जिस तरीके से, जिस भाषा में पेश किया गया है, अगर आप उस भाषा को देखें तो वो इस तरह के आरोप हैं कि बात तो शुरू हुई थी एक धरने से, लेकिन उसमें योजनाबद्ध तरीके से कुछ इस तरह की कार्रवाइयां की गई जिससे पूरा सड़कें चौक हो जाएं, सड़कें जाम हो जाएं और जो सामान्य गतिविधियां हैं, चीजों की जो सप्लाई है, वो सब सप्लाई रुक जाए। मतलब इस तरीके से उस बात को बढ़ा दिया गया है। मुझे नहीं लगता है सरकार के ऊपर कोई दबाव है। सरकार चाहती है कि दोनों लगातार जेल में बने रहें और इससे वो एक मिसाल बना के लोगों के सामने पेश करे। ये एक ऐसी सरकार है कि जब भी राजनीतिक दृष्टि से किसी भी व्यक्ति को जेल में रखना चाहती है तो फिर कुछ भी उस कहा जाता रहे, कोई भी दलील दी जाती रहे, कोई भी नैतिकता का दावा किया जाता रहे, कानून का दावा किया जाता रहे, ये सरकार उनको जेल में लगातार रखती है और उसमें कोई किसी किस्म की बात उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के जेल में रहने से, वो लोग तो जेल काटेंगे ही, उनकी मजबूरी भी है और वो एक्टिविस्ट हैं, तो उसकी जब आदमी इस तरह का एक्टिविस्ट होता है तो उसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहता है। हम सब लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं और जब राजनीतिक कार्यकर्ता रहे थे तो हम लोग जेल जाने से बिल्कुल डरते नहीं थे और हमारी जमानत हो या ना हो इस बात को लेके हम लोग चिंतित नहीं होते थे। मुझे याद है कि जब मैं दिल्ली नहीं आया था और इटावा में था तो एक मामले में हम लोगों को गिरफ्तार किया गया, मुझे और मेरे 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया। तो हम लोगों की जमानत भी हो गई, लेकिन हम लोगों ने बेल बॉन्ड पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें शर्तें लगाई गई थी और हम लोग 3 महीने तक जेल में पड़े रहे। यानी हम चाहते तो 2 दिन बाद ही जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन चूंकि बेल बॉन्ड में शर्तें लगाई गई थी कि आप यहाँ नहीं आएंगे, वहां नहीं आएंगे, यहाँ रिपोर्ट करेंगे, वहां रिपोर्ट करेंगे, जब तक हाई कोर्ट से वो शर्तें हटा नहीं दी गई तब तक हम लोग जेल से बाहर आने के लिए तैयार नहीं रहे, क्योंकि हम आधी अधूरी आजादी क्यों प्राप्त करें। तो ये तो बहुत छोटी बात है। ये मैं अपना उदाहरण कोई खास अपनी पीठ ठोकने के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं जो एक्टिविस्ट है उसके अंदर ये प्रवृत्ति होती है कि वो ना जेल जाने से डरता है, ना जेल में पड़े रहने से डरता है, और उसकी जमानत अगर ना हो तो वो उससे भी कोई हतोत्साहित नहीं होता। मुझे यकीन है कि जब शर्जील इमाम और उमर खालिद जेल से निकल के आएंगे तो वो एक हतोत्साहित कार्यकर्ता नहीं होंगे, बल्कि फिर भी उसी तरीके से उत्साहित कार्यकर्ता होंगे जो लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। जी नहीं, मैं सर प्रेशर की बात इसलिए कर रहा था कि जैसे जो कुछ एक कानून है जो काले कानून टाइप के हैं, यूएपीए हुआ, पीएमएलए हुआ, जिसमें कि बहुत सारे अधिकार हासिल हैं जांच एजेंसियों को। इवन जब आप देखिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के केस में कहा उन्होंने कि आपकी सारे कानून, पीएमएलए के सारे सेक्शंस संविधान की अनुच्छेद 21 और 14 का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, हमें उनको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी अगर आप जांच नहीं कर रहे हैं। उसके उलट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं इसलिए कह रहा था कि इसकी विवेचना होगी आगे, कानूनविदों करेंगे इसको कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कैसे कर सकते हैं, 5 साल से कोई न जांच चल रही, न ट्रायल चल रहा है और उनको जमानत नहीं दे रहा है और अगले 1 साल की रोक लगा दे रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में, अरविंद केजरीवाल के मामले में और उस तरह के मामले में जो पीएमएलए के तहत उनको जेल में डाला गया था, उसमें स्पष्ट किया था कि जमानत पाना अधिकार है और उस अधिकार, वो जो अधिकार है वो इस मामले में आकर यहां पर उसको अधिकार नहीं माना जा रहा है। तो ये एक प्रश्न है जिसके ऊपर विचार किया जाएगा, कुछ कानूनविदों के साथ भी बैठ के विचार किया जाएगा और
पहले दिए गई जमानतों में और इस न दी गई जमानत के बीच में उन दोनों की तुलना की जाएगी, तब और ज्यादा बात समझ में आएगी कि ये क्यों किया गया और इसका कानून की निगाह में क्या महत्व है। जी। नहीं, मैं दर्शकों को साफ कर दूं कि हमारी कोई हमदर्दी नहीं है शर्जील इमाम या उमर खालिद के साथ। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर हो, और अगर उन्होंने गलती की है और वो सच में आतंकवादी है तो बिल्कुल बेशक फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए उन लोगों को। लेकिन अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है, कपिल शर्मा की वीडियो सामने है, साफ साफ दंगा भड़काते हुए, भड़काऊ भाषण देते हुए, पुलिस की मौजूदगी में भाषण देते हुए, वो और मंत्री बने इनके हुए हैं। खिलाफ मंत्री बने हुए हैं। और अगर कोई गांधी की भाषा बोलते हुए, गांधी के विचारों पर चलने के का भाषण का वीडियो है और वो जेल में है 5 साल से, तो ये चिंता की बात है। हो सकता है कि ऐसी कोई बात उन्होंने इतना शातिर ढंग से किया हो जिसको कि हमारी एक बढ़िया शानदार एजेंसी उसको ढूंढ नहीं पा रही हैं, तो वो एक सबसे बड़ी चिंता की बात है। और ये निराशा पैदा करता है हम सब के भीतर, वकीलों के भीतर, उस फ्रेटर्निटी के भीतर, कि वो एक आप तथ्य ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको मान नहीं रहा है। और वो शायद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट क्या तो इन्फ्लुएंस है या दबाव है, या एक वो प्री कंसीव्ड नोशन के तहत वो भी इस बात को मानते हैं कि नहीं, इन लोगों ने तो कुछ किया ही होगा। खैर, इस पे आगे हम लोग फिर से अपडेट लेंगे। सर, दूसरा जो बवाल मचा रखा है, यूजुअल ट्रम्प साहब ने मचा रखा है, वो आपने देखा होगा, आप तक सबके पास खबरें होंगी कि वेनेजुएला आप के देखिए, ट्रम्प राष्ट्रपति। साहब का नाम जो है ऐसे मत लिया कीजिए। जी। हमेशा कहा करिए प्रधानमंत्री मोदी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रम्प। हाँ, प्रधानमंत्री ये मोदी उनका के। पूरा नाम है। जी जी, हमेशा परम जब मित्र भी आप ट्रम्प का नाम लें, आदर के साथ लें। प्रधानमंत्री मोदी के इसलिए वो आदर के पात्र नहीं है केवल कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। जी वो इसलिए आदर के पात्र हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र हैं। जी। लेकिन सर, ऐसे हमने मित्र हैं। जी, बोलिए। हमने सर एक कहावत सुनी थी कि एक नादान दोस्त से दानेदार दुश्मन बेहतर होता है। तो हुँ। शायद मोदी जी ने एक नादान आदमी से शादी कर ली। नादान मतलब कोई भोले मासूम नहीं है, शायद वो दम नहीं है उनके अंदर, और चूंकि एक ताकत आ गई है और एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली देश के वो राष्ट्रपति बने हैं, तो उनको लगता है क्या कर दूं मैं, किसकी क्या कर डालूं मैं। वो हुँ। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले आए हैं और बेइज्जत कर रहे हैं सड़कों पे, उनको खुली गाड़ियों में घुमा रहे हैं, हथकड़ी लगा के उनको पेश किया जा रहा है कोर्ट में। अब वो ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं कि अब हम ग्रीनलैंड लेकर के रहेंगे, जो कि नॉर्थ अमेरिका का है, फिलहाल डेनमार्क के जो राजशाही है उसके उसके अंदर आता है। हुँ। ये सर वर्ल्ड ऑर्डर में आपको लग रहा है कि एक बड़ी शुरुआत होने जा रही है, या सब लोग चुपचाप रह करके अगले 3 साल काटने का इंतजार करेंगे कि एक पागल आदमी जाएगा और सब कुछ ठीक ठाक फिर से हो जाएगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प ने ये काम करके ये किया है कि एक मुनरो डॉक्ट्रिन थी। मुनरो डॉक्ट्रिन के तहत अमेरिका किसी भी देश के ऊपर हमला कर सकता था अगर उसका कोई स्वार्थ दांव पे लगा हुआ है। और उसके लिए अच्छा, वो उस मुनरो डॉक्ट्रिन को डोनाल्ड ट्रम्प से पहले के राष्ट्रपतियों ने एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया था। कहा था कि अब हम इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आखिरी बार 1989 में पनामा के ऊपर अमेरिकी फौजें इसी तरीके से गई थीं और पनामा के जो एक तानाशाह शासक थे नोरिगा, उनको उठा लिया गया था, वहां से इसी तरह से किडनैप कर लिया गया था और उनके ऊपर अमेरिका में मुकदमा चलाया गया था और उनको 40 साल की सजा सुना दी गई थी। बाद में उनको 2011 में छोड़ा गया। उसके बाद दूसरी इस तरह की घटना तब देखने को आई। उसमें किसी को किडनैप तो नहीं किया गया, लेकिन थोड़ा सा वो किसी देश के वो शासक भी नहीं थे। ओसामा बिन लादेन को, जो कि एबटाबाद में छुपे हुए थे, वहां पे अमेरिकी मैरीन कमांडो गए और उन्होंने वो ओसामा बिन लादेन को उनके बंकर में घुसकर मार दिया। इस तरीके से उन्होंने 9/11 में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसका उन्होंने अपने आप बदला लिया। ये ओबामा के शासनकाल में हुआ था। हम लोगों को वो चित्र अभी तक याद है कि ओबामा राष्ट्रपति बैठे हुए हैं, विदेश मंत्री थी हिलेरी क्लिंटन, वो बैठी हुई हैं और वो पूरा ऑपरेशन जो है एबटाबाद का, वो सब वहां पर देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसी तरह का एक सीन अभी भी नजर में आया कि डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं और वो स्क्रीन पे सारा वेनेजुएला का ऑपरेशन चल रहा है और सीक्रेट सर्विस के या मान लीजिए CIA के या फौज के कुछ लोग खड़े हुए हैं और वो उनको बता रहे हैं देखिए अब ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है। तो ये एक दृश्य सामने आया। निश्चित रूप से जहां तक मिलिट्री ऑपरेशन की खूबियों का सवाल है, ये ऑपरेशन बहुत ही शानदार और सफाई के साथ हुआ। तो अमेरिकी पब्लिक इस बात पर चमत्कृत है, अमेरिकी जनता इस बात पर चमत्कृत है कि क्या शानदार ऑपरेशन हुआ है। बताया गया है कि जिस बंकर में मदुरो ने छुपने की योजना बनाई थी, उस बंकर को पहले उसकी एक नकली बंकर बनाया गया और उस बंकर को कैसे भंग किया जाना है, उसकी पूरी तमाम प्रैक्टिस वगैरह की गई। इसकी
1 महीने से वो लोग 2 महीने से करीब पूरा अभ्यास कर रहे थे, जिसके जरिए उन्होंने वहां पर हमला किया और पूरी तरीके से कामयाब रहा। ये तो उसका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि वो जो मुनरो डॉक्ट्रिन है, उस डॉक्ट्रिन को ट्रंप ने जीवित कर दिया है, पुनर्जीवित कर दिया है दोबारा, और इसके जरिए वो अपने देश के अंदर भी उन्होंने अपने नंबर बढ़ाए हैं जनता के बीच में। क्योंकि जो एप्स्टीन फाइलों वगैरह से जो तमाम विवाद वगैरह पैदा हुए थे और जिससे ट्रंप की साख नीचे गिर रही थी, ऐसा समझा जा रहा है। देखिए, हम लोग रेटिंग एजेंसियां वगैरह जो कहती हैं वो 100% हमेशा सही नहीं होता है। समझा जा रहा है कि साख उनकी संदिग्ध हो गई थी, लेकिन इस घटना से उन्होंने अमेरिकी जनता के बीच में फिर से अपना चेहरा चमका लिया है। एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि उन्होंने तेल के एक विशाल भंडार को, दुनिया के 18% विशाल भंडार को अपने कब्जे में ले लिया है। साथ में वेनेजुएला की धरती में बहुत सारा रेयर अर्थ मेटल्स पाए जाते हैं। वेनेजुएला की जो शासक थे वो बहुत ही अक्षम और घटिया, इसमें कोई शक नहीं कि वो इतना तेल रखते हुए वो केवल 1% तेल ही निकाल पा रहे थे उसमें, और रेयर अर्थ मेटल्स तो निकालने के बारे में उनका कोई कुछ किया ही नहीं था उन्होंने। तो अब अमेरिका इस सब चीजों पे, रेयर अर्थ मेटल में अमेरिका चीन का मोहताज होता जा रहा था। तो वेनेजुएला पे कब्जा करने से अमेरिका को ये भी फायदा मिलेगा और अमेरिकी तेल कंपनियों को उसमें बहुत फायदा मिलेगा। तो अभी तक अमेरिका का जो तेल होता है उसको शेल ऑयल कहते हैं। इस शेल ऑयल की खूबी ये है, खूबी क्या मतलब, शेल ऑयल का किरदार ये है कि ये लाइट क्रूड माना जाता है, मतलब हल्का कच्चा तेल माना जाता है। लेकिन वेनेजुएला से जो तेल निकलता है वो रूसी तेल की तरह और अरबी तेल की तरह वो हैवी ऑयल है, हैवी क्रूड है। तो हैवी क्रूड जो है, जैसे भारत की तेल शोधन फैक्ट्रियां और कारखाने हैं, वो हैवी क्रूड ज्यादा अच्छी तरीके से उसका शोधन कर सकते हैं। जो अमेरिका का लाइट क्रूड है, उसके शोधन के लिए इनको नई फैक्ट्रियां, नई रिफाइनरीज लगानी पड़ेंगी, जिसमें अरबों डॉलर खर्च होंगे भारत जैसे देश के। तो अब अमेरिका के पास दोनों चीजें हो गई। वो अपने देश की खपत के लिए और ऐसे देशों को बेचने के लिए जहां पे उस तरह की रिफाइनरीज लगी हुई हैं, वहां पे वो अपना तेल बेचेगा और वेनेजुएला से तेल निकाल के वो भारत जैसे देशों को बेचेगा और अपने तरह के दामों पे बेचेगा। तो एक तरह से देखा जाए, इस ऑपरेशन से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ होने वाला है। टेक्नोलॉजी की होड़ में जहां चीन जो रेयर अर्थ पे कब्जा होने के कारण थोड़ा आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था, वहां अपने लिए फिर से मौके बना लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कि रेयर अर्थ वहां से खनन करेंगे और फिर से वो टेक्नोलॉजी की होड़ में अमेरिका जो पीछे हो जाने का अंदेशा था, वो अंदेशा भी दूर हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप की इसमें दुनिया में बड़े पैमाने में बदनामी हुई है, जो शांति दूत बनना चाहते थे वो युद्ध दूत बन के निकल के सामने आए हैं, लेकिन उन्होंने अपना राजनीतिक खेल इस तरीके से खेला है जिससे उनको राजनीति में इससे फायदा हुआ है। तो मैं उन्हें नादान इस लिहाज से नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि वो जितना चतुर हम उन्हें मानते थे, ये उससे ज्यादा चतुर साबित हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। जब से वो राष्ट्रपति बने हैं 20 जनवरी से, तब से अब तक देख लीजिए, उन्होंने जितने भी काम किए हैं उनके अंदर सोफिस्टिकेशन नहीं है, यानी नफासत नहीं है उनके अंदर। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो भाषा दरअसल एक ओबामा या क्लिंटन जैसे या बुश जैसे राजनेता उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं की है। उतने पढ़े लिखे भी नहीं है। वो कच्चे तेल की तरह काफी उनकी जो कल्चरल अपब्रिंगिंग है, मतलब जो है, जो उनकी सांस्कृतिक उनका जो जिसे कहते हैं लालन पालन हुआ है, वो भौंडे किस्म का है। लेकिन इन सब कमियों के बावजूद राजनीति में उन्होंने अपने कदम बहुत अच्छी तरीके से जमाए हैं। और मैं समझता हूं आज की तारीख में अगर मैं विश्लेषण करूं तो मैं पाऊंगा कि हमारे आपके जैसे लोगों की निगाह में कितना भी आपत्तिजनक उन्होंने काम किया हो, लेकिन अमेरिकी राजनीति में उन्होंने अपना दबदबा 20 जनवरी के बाद से अब तक लगातार कायम रखा है। मतलब 1 वर्ष होने जा रहा है, 1 वर्ष में कभी भी उनका दबदबा नीचे नहीं गिरा। जब भी नीचे गिरने को लगा तो उन्होंने कोई ऐसा काम किया जिससे वो और दबदबा उनका बढ़ता है। जी नहीं, हो सकता है सर कि ये बहुत अच्छा उनका वाइज स्टेप हो और उससे अमेरिका की जनता को वाइज स्टेप नहीं, चालाकीपूर्ण स्टेप।
चालाकीपूर्ण स्टेप, लेकिन वाइज स्टेप तो ये होता है कि वो वाइज स्टेप तो ये होता है कि वो मुद्रों से बातचीत करके किसी तरीके से मुद्रों का जो तेल का खजाना है उस खजाने के एक हिस्से को अपने लिए सुरक्षित करवा लेते जी और वहां पे फौज नहीं भिजवानी पड़ती उनको मुद्रों। मैं अब उसी सवाल पे सर आ रहा हूं कि ये बात हो गई अमेरिका का पक्ष। अब वेनेजुएला का सोचिए, उनका प्रेसिडेंट को आपने उठा लिया, अगवा कर लिया है, वहां की जो वाइस प्रेसिडेंट थी उन्होंने चार्ज ले लिया है। ये सच बात है कि प्रेसिडेंट मदुरो ने अभी तक वो सत्ता पे जबरदस्ती काबिज हुए, वोट चोरी करके, विपक्षियों को जेल में डाल करके वो सत्ता पे बने हुए थे। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है, या वहां की जनता भी कह रही कि भाई ठीक है, अगर वो गड़बड़िया थी तो वो हमारे ही देश में उसका उनको सजा भोगनी थी, हमारे यहाँ मुकदमा चलना था, आप क्यों उठा करके ले गए। क्या इतना आसान होगा कि वो एक अनस्टेबल देश हो जाए और ट्रंप वहां जाकर के सारे तेल के कुओं पे कब्जा करें और वहां पे एक रिफाइनरी डालें या वहां से तेल हो पाए? ये इतना आसान होगा उस देश को स्टेबलाइज करके? और दुनिया देखिए, ये क्यों सब काम बैठेगी आसान तो नहीं होते हैं, आपकी बात सही है, ये कोई काम आसान नहीं होते हैं और कभी कभी इस तरह के कामों के उल्टे नतीजे भी निकलते हैं। वो नतीजे निकलते हैं जिनसे आप बचना चाहते थे या जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। तो हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी ताकत को कोई वहां पर चेकमेट कर सकता है, शय और मात दी जा सकती है अमेरिकी ताकत को। बाकी लोग केवल वक्तव्य दे सकते हैं। अभी सुरक्षा परिषद ने अपनी आपातकालीन बैठक बुलाई है, उसमें अमेरिका का सुरक्षा परिषद क्या बिगाड़ देगी? क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो पूरा ढांचा संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में उभरा था, वो ढांचा पूरी तरीके से ढह चुका है। संयुक्त राष्ट्र आज उतनी प्रभावी संस्था नहीं रह गया है, वो लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। रूस भी केवल वक्तव्य दे सकता है, चीन भी केवल वक्तव्य दे सकता है, उत्तर कोरिया केवल वक्तव्य दे सकता है, और ग्लोबल साउथ के जो लोग नेता बनने की डींगे मारते थे, भारत जैसे देश, वो भी अमेरिका का कोई विरोध नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ कह रहे हैं चिंता की बात है, वही बातचीत कीजिए, मतलब इस तरह की बातें कर रहे हैं। मोदी ढीला ढाला किस्म का वक्तव्य है कि उनको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को हम किसी कीमत पर नाराज नहीं कर सकते। और डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कह रहे हैं, आपने आज देखा ही होगा अखबारों में उनका वक्तव्य, वो कह रहे हैं कि मोदी को पता था कि मैं खुश नहीं हूं, तो मोदी ने मुझे खुश किया है, और अगर मुझे खुश करना जरूरी है, अगर मुझे खुश नहीं किया गया तो मैं और ज्यादा टैरिफ लगा दूंगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसकी संज्ञा दी है कि ये तो मोगाम्बो खुश हुआ वाली। वास्तव में बात भी सही है, मोगाम्बो को खुश करना जरूरी है। मोगाम्बो को खुश नहीं करेंगे तो मोगाम्बो वो कुछ भी कर देगा। नहीं सर, ये ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि जब ये हुआ एपिसोड वेनेजुएला वाला, तो भारत सरकार की तरफ से जो आया वक्तव्य वो कुछ अजीब सा था, डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा कि द सिचुएशंस डेवलपिंग इन वेनेजुएला आर वरीसम, और हम वहाँ के जनता की चिंता करते हैं और वहाँ स्थिति जल्दी सामान्य। उन्होंने अमेरिका का नाम तक मेंशन नहीं किया। बिल्कुल, अब ट्रंप का ये बयान आना कि मुझे मोदी खुश करना चाहता है, इसने देखिए उसने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है, ये हमारे भारत, ठीक है ट्रेड डील में हो सकता है कुछ फायदा हो, नुकसान हो, खुश करके फायदा भी क्या, ट्रेड डील तो आज तक नहीं हो पा रही है। मान लीजिए टैरिफ बढ़ा ही देगा ना वो, लेकिन जो हमारा आत्मसम्मान है उस पर अगर कोई ये कहे कि मोदी मुझे खुश करने के लिए तेल खरीदना बंद कर रहा है, जवाब तो देना पड़ेगा ना सर। और हम तो कहेंगे मोदी साहब आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। अभी तक की जो रवैया नजर आया, ये कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये लोग चुप रहेंगे। ये केवल विदेश नीति की जो स्थापित कुछ रटी रटाई लाइनें होती हैं, उन लाइनों को केवल दोहरा देंगे। अब आप जरा सोचिए, रूस से 2 साल से ये तेल ले रहे थे, अपनी 35 से 37% जरूरत रूस से पूरी कर रहे थे। उसका फायदा ये था इनको कि रूस डिस्काउंट दे रहा था। पहले साल रूस ने करीब 14% ज्यादा डिस्काउंट इनको दिया, दूसरी साल भी 12-13% डिस्काउंट दिया। उससे भारत ने 10 से 15 अरब डॉलर बचा लिए। ये स्थिति थी, यानी सरकार, भारत का खजाना भरा, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार और बेहतर हुआ, तो हमको रूस से तेल लेने में बहुत फायदा था। अब इन अमेरिका के दबाव के कारण टैरिफ की मिसाइलें दागी। वेनेजुएला पे तो उन्होंने अपनी फौज भेज दी, भारत के ऊपर टैरिफ की मिसाइलें दागी। जो टैरिफ की मिसाइलें दागी, उसकी वजह से भारत ने 70-80% रूस से जितना तेल ले रहा था उसको 70-80% कम कर दिया। अब भारत अपनी जरूरत का तेल कहां से लेगा? भारत अपनी जरूरत का तेल अरब देशों से लेगा। अरब देशों से तेल लेगा, इसका मतलब अरब देशों की तेल की सप्लाई, खपत बढ़ जाएगी। बढ़ते ही तेल के दाम बढ़ा देंगे वो अपने, क्योंकि उनकी तेल की मांग बढ़ गई है, और उस मांग के उसमें फायदा उठाएंगे, वो तेल के दाम बढ़ा देंगे। उससे दुनिया के तेल बाजार में अस्थिरता पैदा होगी।
वो उस स्थिरता से भारत की अर्थव्यवस्था भी उससे प्रभावित होगी। फिर अमेरिका का अगर शेल ऑयल इनको खरीदना पड़ा, वेनेजुएला से तो तेल इनका आना बंद हो ही गया है भारत का, वो भी सस्ता और ऐसा तेल था जिसको उराल ऑयल बोलते हैं, वो भारत की रिफाइनरियों में अच्छी तरीके से वेनेजुएला का तेल भी अच्छी तरह शोधित होता था। अनुकूल है इनकी टेक्नोलॉजी और रिफाइनरियों की जो भी क्षमता है भारत की उसमें। तो अगर अमेरिका से उन्होंने शेल तेल लिया, शेल ऑयल लिया, तो वो महंगा भी इन्हें पड़ेगा और साथ में उसके लिए इन्हें नई रिफाइनरीज बनानी पड़ेंगी जिसमें इनके अरबों डॉलर खर्च होंगे। तो भारत का केवल नुकसान ही नुकसान है। डोनाल्ड ट्रंप से नरेंद्र मोदी की जो तथाकथित मित्रता है, उस मित्रता से भारत को इतना नुकसान हुआ है जितना कभी भी भारत के किसी प्रधानमंत्री की किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से मित्रता का नुकसान हुआ। अब आप देखिए, उन्होंने पहले तो रूस से तेल न लें इसके लिए टैरिफ लगा दिया, उससे भारत और अमेरिका का जो विदेश जो व्यापार वाणिज्य था वो वाणिज्य शासक में पड़ गया। रूस से तेल नहीं हम लोग खरीद पा रहे हैं डर के मारे। फिर वेनेजुएला में जो आक्रमण किया उससे सीधे भारत निशाना नहीं था उसका, लेकिन उससे भी भारत को नुकसान हो गया। पहले उन्होंने 2 महीने से ब्लॉकेट कर रखा था तो तेल आ नहीं पा रहा था, अब तो कब्जा हो गया, अब तो तेल बिल्कुल बंद हो गया, 100% बंद हो गया तेल वेनेजुएला से मिलना। तो हर तरह से भारत को डोनाल्ड ट्रंप के कारण बहुत नुकसान हुआ है। कि मोदी जी अभी भी माई फ्रेंड डोनाल्ड। मैं एक बात सोचता हूं ज्ञानेश जी, आप कल्पना कीजिए मोदी जी पलट के डोनाल्ड ट्रंप को एक फटकार लगाएं और कहें कि भाई तुम्हारी ये मजाल, ठीक है तुम हमारे दोस्त हो, मैं भी तुम्हें दोस्त मानता हूं, लेकिन तुमने तो बदतमीजी की है, हद कर दी है। भारत एक स्वतंत्र और प्रभुसत्ता संपन्न देश है, आप भारत के बारे में ये नहीं कह सकते मैंने ठेका ले लिया तुम्हें खुश करने का वगैरह वगैरह। मोदी जी पलट के एक डांट लगाए उनको। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या बिगाड़ लेंगे भारत का? क्या वो एक विमानवाही पोत, एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेज देंगे हिंद महासागर में धमकी देने के लिए? नहीं सर, जो बिगाड़ना तो ऑलरेडी बिगाड़ चुके हैं। H1B का वीजा ऑलरेडी वो 1 लाख ज्यादा डॉलर कर ये हो चुके हैं, सकता है कि वो टैरिफ बढ़ा चुके हैं। 10-15% टैरिफ और लगा दें, उससे क्या नुकसान होगा? अच्छा, जब टैरिफ उन्होंने लगाया था तो जांच पड़ताल करने में पता चला था कि भारत का जो टोटल कुल जीडीपी है, उस जीडीपी का आधे से 1% या कुछ लोग कह रहे थे 1.5%, आधे से 1.5% के बीच में जीडीपी वो अमेरिका के साथ व्यापार पर निर्भर करता है। अब मान लीजिए 1.5% भारत का जीडीपी कम हो जाता है, तो क्या उस 1.5% जीडीपी के लिए इतनी ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त करनी चाहिए? क्या मोदी जी उस 1.5% जीडीपी की चिंता के कारण ही बेइज्जती बर्दाश्त कर रहे हैं? पूरे देश की प्रतिष्ठा का क्षय हो रहा है, प्रधानमंत्री के पद की प्रतिष्ठा का क्षय हो रहा है। आखिरकार वो क्या बात है इसकी वजह से मोदी जी चुपचाप हैं? ये केवल 1.5% जीडीपी है या कुछ और है? ये मेरा सवाल है। सर समय खत्म हो रहा है। मैं एक सर छोटा सवाल अपनी इंडियन मीडिया पे करना चाहता हूं। आप हो सकता है मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन मुझे सर थोड़ी सी इस हलचल दिखाई पड़ रही मीडिया में, कुछ कुछ चीजें हो रही हैं। जैसे अर्नब गोस्वामी ने कुछ कुछ सवाल पूछने शुरू किए, हालांकि वो अभी भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा। सौरभ द्विवेदी ने लल्लन टॉप छोड़ दिया है, कहा जा रहा है कि वो अपना कुछ एक नया एस्टेब्लिशमेंट शुरू करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि वो प्रो मोदी शुरू करेंगे कि एंटी मोदी शुरू करेंगे, लेकिन कुछ तो हो रहा है। कुछ और भी एंकर्स हौके मौके सवाल आनंद पूछ लेते हैं। रंगनाथन ने भी किया है। हाँ, तो नहीं, जैसे क्या है ना कि अब शायद उनके पास भी डिफेंड करने कुछ बचा नहीं। इंदौर में पानी में अगर जहर पी करके लोग मर रहे हैं, तो जी। अगर इंदौर में उन्हीं की सरकार है, ट्रिपल इंजन सरकार उनकी है, दिल्ली में पोल्यूशन कम नहीं हो रहा है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, ट्रिपल इंजन सरकार उनकी है, तो शायद एंकर्स के पास जब कोई लॉजिक नहीं बचता बचाने के लिए, आपको ये कुछ हलचल होते हुए दिख रही है, कुछ चक्र घूम रहा है, या ये सब ऐसे ही वक्ती बातें हैं? नहीं, देखिए अभी पूरी तरीके से इसको डिकोड नहीं किया जा पाया है। हलचल तो हो रही है, कुछ परिवर्तन हुआ है। मुझे लगता है कि या तो भारत की जो कारपोरेट पूंजी है, देखिए मैं ये मानता हूं कि किसी एक एंकर की या किसी एक पत्रकार की कोई मजाल नहीं है कि वो इस तरीके से अपने आप को बदल दे और नीति करे। इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर है। भारत की जो मीडिया जो है वो बहुत ही टाइटली, बहुत ही नजदीकी तौर पर कारपोरेट पूंजी द्वारा नियंत्रित है। और खासतौर से जिस तरह का मीडिया ये लोग चलाते हैं, हम लोग तो मीडिया चलाते हैं उसमें तो शू स्ट्रिंग बजट पर चलाते हैं, कुछ पैसा लगाया ही नहीं है हमने, और ना लगाएंगे, हमारे पास पैसा है ही नहीं, ना हम ना इनकम है। तो हम लोग तो बहुत ही गरीबा मऊ बजट जिसको आप कह सकते हैं, शू स्ट्रिंग बजट का हिंदी अनुवाद है गरीबा मऊ बजट, उसमें हम लोग अपना काम चला रहे हैं।
थोड़ी बहुत आमदनी होती है और कुछ लोग लगे हुए हैं, उनकी रोजी रोटी चलती रहती है इससे। वहां पे 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ लगा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी पूंजी है। तो ऐसे पूंजीपतियों के लिए सरकार के पक्ष में रहना जरूरी होता है। अगर पूंजीपति अपने किसी एंकर को या किसी चैनल मालिक को या किसी और को सरकार के खिलाफ पूछे जाने वाले सवालों के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं या इस तरह का संकेत भेजना चाहते हैं सरकार में अपनी तरफ से कि भाई अब पहले ऐसी बात नहीं रही, पहले हम तुम्हें अपना दामाद समझते थे, अब हम तुम्हें दामाद नहीं मानेंगे अपना। ये दामाद, ये प्रोफेसर शिव विश्वनाथन का एक कथन है 2014 के बाद। उन्होंने कहा था कि भारत के जो बड़े पूंजीपति हैं, कारपोरेट पूंजी जो है, मोदी जी को अपना दामाद समझती है, मतलब इतना मोदी जी की आवभगत करती है, इतना मोदी जी से खुश रहती है। पहले तो हम तुम्हें अपना दामाद समझते थे, अब हम तुम्हें दामाद नहीं समझने के लिए तैयार हैं, अब हम थोड़ी जांच पड़ताल करके तुम्हारा फैसला करेंगे। तो ये चीज जो है ना, एक संकेत तो देती है यहाँ पे, लेकिन इसमें असलियत क्या है धीरे धीरे निकल में आएगी। एक के बाद एक, अगर कुछ लोग जो पहले लगातार विपक्ष के पीछे ही डंडा लेके पड़े रहते थे, अब उनका डंडा थोड़ा मोदी खिलाफ भी चल रहा है, तो ये हम लोगों के लिए थोड़ा मनोरंजन की वस्तु भी है और एक सतर्क रहने की वस्तु भी है कि जो परिवर्तन हो रहा है, हम लोग उस परिवर्तन पे अपना ध्यान रखें। जी, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि उनको दिखता है कि जो सरकार के आलोचक हैं या जो एक सवाल पूछने की मुद्रा है, आम जनता को शायद वही पसंद आता है, ज्यादा बड़ा वर्ग उसका होता जा रहा था, तो उनको लग रहा होगा कि इसमें भी अपना हिस्सा लेने पहुंचो। तो खैर, आज के लिए सब समय इतना ही था और नजर बनाए हुए हम लोग बाकी विश्व की गतिविधियों पे, भारत की गतिविधियों पे, मीडिया की गतिविधियों पे, और अगले हफ्ते फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।